हेलो एंड वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लास। जैसा कि आपको पता है हमारे 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ एंड चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी। तो हमने देखा कि 1947 से 1900 वर्तमान समय तक, जब आज़ादी के समय से वर्तमान समय तक अगर देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था के जो ढांचा है, अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है, इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन आया है। हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हुई है, विकास की ओर हम अग्रसर है, लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हुई हमारे देश के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आ गई और उन समस्याओं में अगर देखा जाए तो वो समस्या हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती के रूप में उभरी। किसके रूप में? एक चुनौती के रूप में उभरी। अब वो समस्याएं क्या है, ऐसी कौन कौन से चैलेंजेस है हमारी इंडियन इकोनॉमी को, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को उनका सामना करना पड़ता। तो उन समस्याओं में सबसे पहला है मूल्य वृद्धि। पहला हमने देखा था मूल्य वृद्धि, दूसरा देखा था गरीबी और तीसरा देखा था बेरोजगारी। तीन प्रकार की हमने समस्याएं देखी, तीन प्रकार की चुनौतियां देखी। पहली मूल्य वृद्धि देखी, दूसरी गरीबी और तीसरी बेरोजगारी। बात करते हैं एक एक करके कि सबसे पहले हमने देखा मूल्य वृद्धि के बारे में। तो जब हमने मूल्य वृद्धि के बारे में देखा, लास्ट क्लास में जब हमने मूल्य वृद्धि पढ़ी तो हमने देखा था कि जब हम मार्केट में जब कुछ वस्तु खरीदने जाते हैं, कोई वस्तुएं, तो हम देखते हैं, हम वहाँ पर एक बात नोटिस करते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में हमें इस वर्ष उन वस्तुओं का अधिक मूल्य देना पड़ता। आप मार्केट गए, कुछ प्रोडक्ट्स आपने परचेज किए, खरीदे और उनकी जो रेट देखी तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उनकी जो मूल्य है वो आपको अधिक देना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो मूल्यों में परिवर्तन होता है, तो रेट में जो इन्फ्लेशन होता है, चेंजेस आते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं उसको? इन्फ्लेशन, अर्थात मूल्य वृद्धि कहते हैं। जो वस्तुओं की कीमतों में समय के साथ साथ जो परिवर्तन आता है उसको हम मूल्य वृद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार हमने मूल्य वृद्धि की परिभाषा देखी थी, मूल्य वृद्धि होता क्या है। उसके बाद हमने बात की थी मूल्य वृद्धि को मापा कैसे जाता है, किस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में मूल्यों में वृद्धि हुई है। तो इस मूल्य वृद्धि को मापने के लिए हम अलग अलग प्रकार के मूल्य सूचकांक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्राइस इंडेक्स। सूचकांक का सीधा सा मतलब मैंने आपको कहा था कि सूचकांक से कंफ्यूज नहीं हो, सूचकांक का सीधा सा मतलब होता है इंडेक्स। क्या होता है? इंडेक्स। अब ये जो सूचकांक बनाए जाते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है थोक मूल्य सूचकांक। पहला जो होता है वो होता है थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एंड तीसरा है आपका उत्पादक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक जिसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अब थोक मूल्य सूचकांक होता क्या है, होलसेल प्राइस होती क्या है, थोक मूल्य कहते किसको है? कि जिस कीमत पर कोई थोक मूल्य वाला जो है ना, जो थोक में सामान बेचता है, एजेंसी वाला है ना, जो बड़ा सा होता है, जो क्या करता है? शॉपकीपर्स को, दुकानदारों को सामान बेचता है। इंडिविजुअल कोई कस्टमर जाएगा उसको वो वस्तु नहीं देगा, कोई प्रोडक्ट नहीं देगा, लेकिन थोक मूल्य जो वाला है ये व्यक्ति क्या करता है? बड़ी सी एजेंसी होती है और दुकानदारों को वस्तुएं बेचता है। तो यह थोक मूल्य वाला जिस मूल्य पर, जिस कीमत पर वस्तुएं दुकानदारों को बेचेगा वह कीमत क्या होगी? थोक मूल्य सूचकांक। क्या होगी? थोक मूल्य होगा। उस थोक मूल्य के आधार पर हम क्या करते हैं? उस जो होलसेल प्राइस है उसके आधार पर इंडेक्स बनाते हैं। क्या करते हैं? इंडेक्स। जैसे माना आप कोई बुक परचेज करने गए, 2017 में आपने वो बुक परचेज की, उस बुक की 2017 में रेट थी 500 रुपीज़, 500 रुपये थी 2017 में। 2018 में आप वही बुक वापस परचेज करने गए, उसकी रेट आ गई 600 रुपये। 2019 में गए 700 रुपये, है ना, 700-800 रुपये, और 2020 में गए तो 1000 रुपये। तो समय के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो वस्तु है, जो किताब है, जो पुस्तक आप खरीद के लाए, मार्केट से बुक खरीद के लाए, उसकी कीमतों में क्या हो रहा है? समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है, कीमत में वृद्धि हो रही है। तो ये जो कीमत में वृद्धि हो रही है उसको तो हम कहते हैं मूल्य वृद्धि, है ना। अब माना वो किताब जो है आपने नहीं खरीदी, कि किसी दुकानदार ने खरीदी थी एक बड़ी सी एजेंसी से। किसने खरीदी थी? एक दुकानदार ने एजेंसी से खरीदी। तो दुकानदार ने उस एजेंसी से जहाँ से खरीदी उस बुक को, उसको जो पैसा दिया, उसको जो कीमत दी, वो क्या होगी? उसकी थोक मूल्य होगा। क्या होगा उसका? थोक। तो इस थोक मूल्य में समय के साथ साथ क्या आ रहा है? परिवर्तन। तो इसके हम इसको मापने के लिए हमने क्या कर दिया? एक थोक मूल्य इंडेक्स बना दी, होलसेल इंडेक्स बना दी, सूचकांक बना दी। एक तरफ हमने वर्ष लिख दिए 2017, 18, 19 और 20, और एक तरफ उनकी कीमत लिख दी। और इस आधार पर, इस इंडेक्स के आधार पर हमने यहाँ पर निकाला कि इसमें रेट जो है, उस रेट में, उसकी कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है। इस प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर हम क्या करते हैं? मूल्य वृद्धि की गणना। पहला तो हमने देखा थोक मूल्य का आधार, दूसरा होता है उपभोक्ता मूल्य के आधार पर इसका मापन किया जाता है। तो उस वस्तु को, किसी वस्तु को मार्केट में, बाजार में दुकानदार कितने में बेचता है,
माना आप मार्केट में वही बुक लेने गए, दुकानदार ने 2017 में आपको 600 रुपये में बेची, 2018 में आपको 700 में बेची, 2019 में 800 में बेची और 2020 में उसने 900 रुपये में बेची। तो आपने उस वस्तु को खरीदने के लिए जो पैसा दिया, जो कीमत उसको दी, वो कीमत कौन सी होगी? उपभोक्ता होगी। हम क्योंकि हम एक उपभोक्ता है, उस वस्तु का उपयोग करते हैं। उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तु का अंतिम रूप से उपयोग करता है, वो कौन होगा? उपभोक्ता होगा। तो उस मूल्य में, उपभोक्ता मूल्य में समय के साथ साथ क्या होगा? परिवर्तन होगा। और जैसे हमने थोक मूल्य सूचकांक बनाया, वैसे ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाकर हम इसका मापन कर सकते हैं, मूल्य वृद्धि का मापन कर सकते हैं, मूल्य वृद्धि की गणना कर सकते हैं। तो वो जो सूचकांक होगा वो होगा तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। एंड लास्ट तो आता है उत्पादक मूल्य सूचकांक। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, कीमत, एक तो बताई थी कीमत जिसको हम प्राइस कहते हैं, और एक बताई लागत जिसको हम कॉस्ट कहते हैं। तो बात आई है लागत की। लागत किसे कहते हैं? कि जिस कीमत पर इस, जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी उत्पाद को बनाने में जितना खर्चा आता है ना, एक कंपनी आपने लगाई, माना मार्कर का ही एग्जांपल दिया था, इस मार्कर को बनाने में उस कंपनी वाले की जितना खर्चा आया, जितनी इसकी रेट लगी, वो क्या होगी? क्या होगी? इसकी कॉस्ट होगी, लागत होगी। तो उत्पादक जो मूल्य है, अर्थात जो लागत है, इसकी जो कॉस्ट है, उसमें भी क्या आता है? समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। लागत समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, तो उसके आधार पर हमने उत्पादक मूल्य सूचकांक बना सकते हैं और उसके आधार पर हम मूल्य वृद्धि की गणना कर सकते हैं, मूल्य वृद्धि को माप सकते हैं। बात करते हैं भारत की, कि भारत में कौन से सूचकांक का उपयोग किया जाता है। तो हमारे भारत में इस थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, इस थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग करके हम मूल्य वृद्धि की गणना करते हैं। ये सारी बात हम पहले देख चुके हैं लास्ट क्लास में। इसके बाद हमने देखे थे कुछ आंकड़े देखे थे इस मूल्य वृद्धि को मापने के लिए। तो भारत में ये जो आंकड़े हैं, ये थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बनाए गए हैं। तो वर्ष 1940 से 50 के बीच, 1940 से 50 के बीच हमारी जो वस्तुएं थी, भारत में जो मूल्य वृद्धि हुई वो 1.7% की दर से हुई। कितने प्रतिशत की? 1.7%। अर्थात एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो अवधि होती है उसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। उस वित्तीय वर्ष में 1940 से 50 के बीच 1.7% की वृद्धि हुई, एवरेज है ये। फिर 1950 से 60 के बीच में अगर देखा जाए तो 6.4% की दर से वृद्धि हो गई। अर्थात जो पहले मूल्य वृद्धि हो रही थी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थी, वो मात्र 1.7% की दर से बढ़ रही थी और अब 6.4% की उनकी वृद्धि हो गई। तो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई हमारी अर्थव्यवस्था में, बहुत बड़ी चुनौती हो गई। अब इसके नुकसान क्या हुए, क्यों ये चुनौती बनी, वो हम आगे देखेंगे। फिर बात करते हैं 1960 से 70 के बीच में, तो यही जो वृद्धि दर है ये 9.9% चली गई। कितनी चली गई? 9%। और यह 9% वर्ष 1995 तक रही। कब तक? वर्ष 1995 तक हमारी जो मूल्य वृद्धि है ना, वस्तुओं की कीमतों में जो वृद्धि हुई वो कितनी चली गई? 9%। कब तक? 1995। फिर 2001 से 2011 के बीच हमारी अर्थव्यवस्था में एक्चुअली हुआ क्या कि 1995 तक तो 9% थी, लेकिन 1991 में आपने देखा होगा कि भारत में अनेक प्रकार के आर्थिक सुधार लागू किए गए, नई आर्थिक नीति अपनाई गई। तो उनका परिणाम ये हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था में विकास हुआ, अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ी। जो पहले अर्थव्यवस्था रुक चुकी थी, जिसका विकास रुक चुका था, वह विकास अब जारी रहा, विकास अब होने लगा, अर्थव्यवस्था डेवलप होने। तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ जो मूल्य वृद्धि की दर थी उसमें भी क्या हुआ? परिवर्तन आया, मूल्य वृद्धि की दर में कमी आई, क्योंकि हमने वैश्वीकरण किया, उत्पादन का स्तर बढ़ा, उत्पादन अधिक होने लगा। जब उत्पादन अधिक होगा तो वस्तु की कीमतों में क्या आएगी? कमी आएगी। तो ऑब्वियसली जो मूल्य वृद्धि थी उसकी दर 9% से घटकर कितनी हो गई? 2001 से 2011 के बीच 4.7%। यहाँ तक हमने देखा। अब बात करते हैं कि जो मूल्य वृद्धि होती है, वस्तुओं की कीमतों में समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है, कीमतों में वृद्धि होती है, जिसको हम मूल्य वृद्धि कहते हैं, उसके क्या क्या नुकसान है, उसकी क्या क्या हानियाँ हैं, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या हानियाँ हैं, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान होता है, क्या हानि होती है, उनके बारे में। तो सबसे पहला नुकसान और हानि देखी जाए तो मुद्रा के मूल्य में कमी। मुद्रा के मूल्य में कमी। अब मुद्रा का मूल्य क्या होता है ना, इसका अगर देखा जाए इसको इंग्लिश में कहते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, यानी करेंसी की जो वैल्यू है उसमें क्या होना? कमी आ जाना। अब मुद्रा की मूल्य होती क्या है? आप मार्केट गए, सीधा सा एग्जांपल बताता हूँ इस फर्स्ट रीजन को समझाने के लिए, फर्स्ट हानि को समझाने के लिए एक एग्जांपल है, डायरेक्ट एग्जांपल। आप मार्केट गए और मार्केट में, माना लास्ट ईयर आप मार्केट गए थे। कब गए थे? लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर मार्केट जाकर आपने एक शॉपकीपर को 300 रुपीज़ दिए। कितने दिए? 300 रुपये दिए। और उस शॉपकीपर ने आपने उस 300 रुपये के बदले 1 किलो क्या ले ली? चाय ले ली। क्या ले ली? 1 किलो चाय की पत्ती ले ली। क्लियर? तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस मुद्रा जो दी आपने कितनी दी? 300 रुपये दी। कितनी दी? 300 रुपये। और उस मुद्रा का मूल्य जो है, दैट मीन उसकी वैल्यू कितनी है? किसके बराबर है? 1 किलो चाय की पत्ती के बराबर। किसके बराबर?
1 किलो चाय की पत्ती के बराबर। तो ये होती है मुद्रा का मूल्य। 300 रुपये किसके बराबर है? 1 किलो चाय की पत्ती के बराबर। क्लियर? 300 रुपये किसके बराबर है? आपकी किसी एक बुक के बराबर। 300 रुपये किसके बराबर है? तो जियो के एक रिचार्ज के बराबर है ना। तो उसका वैल्यू है वो क्या कहलाती है? उसका एक मूल्य कहलाता है। यानी उस रुपए में आप कितनी वस्तु खरीद सकते हैं वो क्या होती है? उस मुद्रा की मूल्य होता है, उस मुद्रा की वैल्यू होती है, उस करेंसी की वैल्यू होती है। बात समझ में आ गई? अब लास्ट ईयर आप मार्केट में गए, आपने 300 रुपीज़ पे किया और आपने 1 kg जो है 1 किलो जो है चाय की पत्ती खरीद ली। ये तो बात है लास्ट ईयर की, पिछले वर्ष की। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है? अर्थव्यवस्था में मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। तो इस चाय की पत्ती की जो कीमत थी उसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और इस ईयर भी आप मार्केट में गए और आपने क्या किया? सेम 300 रुपीज़ पे किए, दुकान वाले को 300 रुपये दिए, और लेकिन उस दुकान वाले ने उसके बदले आपको कितनी चाय की पत्ती दी? अब मात्र 800 ग्राम ही चाय की पत्ती दी। कितनी दी? 800 ग्राम। लास्ट ईयर उसने 1000 ग्राम आपको चाय की पत्ती दी, 1 किलो चाय की पत्ती दी, लेकिन अब कितनी दी? मात्र 800। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुद्रा का मूल्य था, इस मुद्रा की वैल्यू क्या थी? इस करेंसी की वैल्यू किसके बराबर थी लास्ट ईयर? 1 kg के बराबर। और अब किसके बराबर है? 800 ग्राम्स के बराबर, 800 ग्राम के बराबर। तो इस मुद्रा के मूल्य में क्या हुआ? समय के साथ साथ कमी आ गई। किसके कारण? मूल्य वृद्धि के कारण। जो चाय की पत्ती की रेट बढ़ गई, इस प्रोडक्ट की जब रेट बढ़ गई, इसके कारण क्या हुआ? मूल्य बढ़ गया। तो सिर्फ ये चाय की पत्ती का एग्जाम्पल लिया है। ऐसे अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुएं होती है और समय के साथ साथ उनकी कीमतों में क्या आता है? परिवर्तन आता है, उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। और इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमारी जो मुद्रा है, हमारी जो करेंसी है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सबसे बड़ा नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था में यही हो रहा है कि मुद्रा के मूल्यों में कमी आ गई। पहला नुकसान समझ में आ गया। दूसरा देखिए, दूसरी हानि है कम वस्तुएं खरीद पाना। पहले हम क्या करते थे? माना आप पहले मार्केट में जाते, 500 रुपये दिए दुकानदार को, उस 500 रुपये में 10 प्रकार की वस्तुएं खरीद पाते। कितने प्रकार की? 10 प्रकार की। लेकिन अब वस्तुओं की कीमतों में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि, मूल्य वृद्धि हुई। तो क्या आप उसी 500 रुपये में अब 10 वस्तुएं खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि पहले तो 500 रुपये में 10 चीज़ें आ जाती थी। 500 रुपये में पहले 10 वस्तुएं आ जाती थी। लेकिन जब कीमतों में वृद्धि हुई, कीमतें बढ़ गई, समय के साथ साथ कीमतों में परिवर्तन आया, उसका परिणाम क्या होगा कि हम पहले की तुलना में अब जो है वस्तुएं कम खरीद पाएंगे। आप 500 रुपये में पहले 10 किलो कोई चीज़ खरीद पाते थे। 500 रुपये में पहले 10 किलो कोई वस्तु खरीद पाते थे, लेकिन आज वही वस्तु 500 रुपये में 10 किलो नहीं आकर क्या आएगी? कम आएगी। तो हमें नुकसान ही हुआ। पहले हम ज़्यादा वस्तु खरीद पाते थे, लेकिन आज अर्थव्यवस्था में जब इन्फ्लेशन होगा, जब मूल्य वृद्धि होगी, जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी, उसके परिणाम स्वरूप हमारा जो हम वस्तुएं खरीद रहे हैं वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो दूसरा नुकसान हमने देखा, फर्स्ट मुद्रा के मूल्यों में कमी, जो वैल्यू है करेंसी की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेकंड जो है हमने बताया कि जो सेकंड क्या होगा कि जो हम पहले वस्तुएं खरीद पा रहे थे उसकी तुलना में इस वर्ष वस्तुएं कम खरीद। किसके कारण? इस मूल्य वृद्धि के कारण। 2 बातें क्लियर। तीसरी बात, तो श्रमिक वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो स्थायी सैलरी पर है ना, जिनकी सैलरी फिक्स होती है, जिनकी तनख्वाह फिक्स होती है, जिनकी आय फिक्स होती है, या जो दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं, उनकी डेली मजदूरी पर, डेली वेजेस पर जो कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, यानी आज काम गए, काम किया, 300 रुपये सैलरी, 200 रुपये सैलरी, तो उनकी सैलरी क्या है? फिक्स है। सैलरी क्या है उनकी? फिक्स। उनकी जैसे व्यक्ति जिनकी आय फिक्स होती है उनको क्या होता है? नुकसान होता है। अब नुकसान कैसे होता है उनको देखें। माना उस किसी व्यक्ति की आय 200 रुपये है पर डे। कितनी? 200 रुपये पर डे किसी श्रमिक, वो मार्केट जाता और इस 200 रुपये से कुछ वस्तुएं खरीद पाता, है ना, कुछ वस्तुएं खरीद पाता। लेकिन इन वस्तुओं की कीमतों में क्या हुआ? कुछ दिनों बाद परिवर्तन आया, वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई। तो पहले जितनी वस्तुएं खरीद पाता, अब वो उस रुपये में, उस आय में अब उतनी वस्तुएं खरीद नहीं पाएगा। अर्थात उस व्यक्ति को तो नुकसान हो रहा है। जो दैनिक मजदूरी करते हैं, जिनकी जो है फिक्स मजदूरी होती है ना, जिनकी तनख्वाह फिक्स होती है, ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है? इससे नुकसान होता है। अब माना कुछ दिनों बाद और परिवर्तन आ गया, मूल्य और बढ़ गया, तो जो पहले यहाँ तो माना वो किसी वस्तु की 10 यूनिट खरीद पा रहा था, अब कितनी खरीद पा रहा है? 8। और जब मूल्य और बढ़ जाएगा तो कितनी खरीद पाएगा? कितनी यूनिट खरीद पाएगा? 6 यूनिट ही खरीद पाएगा। तो इससे क्या होता है? जो श्रमिक वर्ग है, जो दैनिक मजदूरी करते हैं, जिनकी मजदूरी फिक्स होती है, उस वर्ग को, ऐसी अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्र को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। किसके कारण? इस मूल्य वृद्धि के कारण। तो तीसरी हानि हमने देखी कि इस श्रमिक वर्ग जो है इसको क्या होगी? हानि होगी, उनको नुकसान। अगला देखें, बचत के मूल्यों में कमी। अगला पॉइंट है कि जो बचत है, हम जो सेविंग करते हैं उसके मूल्य में क्या आती है? कमी आती है।
अब मूल्य क्या होते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ दिए एग्जाम्पल दिया था चाय वाला कि 300 रुपये का मूल्य क्या है, 1 किलो चाय के बराबर। फिर बाद में 300 रुपये का मूल्य क्या हो गया, 800 रुपये का। यानी मूल्य का सीधा सा मतलब है, वैल्यू का सीधा मतलब है कि उस कीमत में, उस रेट में आप जितनी वस्तुएं खरीद पाते हैं वो उसकी क्या होती है, मूल्य होती है। क्लियर। तो यहाँ पर बात आती है बचत की, कि सबसे पहले कि बचत कहते किसको। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी आय उनके खर्चों से ज़्यादा होती है। जब हमारी आय हमारे हर खर्च से जब ज़्यादा होगी, माना आपकी आय है 20,000 और आपका खर्च हो रहा है 15,000 रुपये ही खर्च हो पा रहे, तो जो अतिरिक्त जो 5,000 रुपये बचे आपके पास, 5,000 रुपये जो बचे, अब उसकी क्या करेंगे, भविष्य के लिए बचत करते हैं, है ना, भविष्य के लिए जमा रखते हैं, क्या पता कभी काम आ जाए। तो लोगों की एक आदत होती है बचत करना। तो हम जैसे आपने 5,000 रुपये मार्केट में आपने सेव कर दिए, सेविंग करके रख दिया, ठीक, इस ईयर लास्ट ईयर आपने सेव करके रखा। इस 5,000 रुपये में आप माना किसी वस्तु के 10 यूनिट खरीद पाते, किसी वस्तु को 10 वो वस्तु आ जाती है लास्ट ईयर, ठीक। लेकिन इस वस्तु की कीमत में अगले साल क्या हुआ, कीमतों में वृद्धि हो गई, मूल्य वृद्धि हो गई, ठीक है ना। तो अब इस 5,000 रुपये जो आपने बचत करके रखे थे उनकी कितनी यूनिट खरीद पाएंगे, 8 यूनिट ही खरीद पाएंगे। तो जो हमने बचत की थी, जो हमने सेविंग की, उसका तो हमें नुकसान ही हुआ, किसके कारण, इस मूल्य वृद्धि की। तो मूल्य वृद्धि का अगला नुकसान है कि बचत के मूल्यों में क्या आना, कमी आ जाए, क्या आ जाना, क्लियर। नेक्स्ट नुकसान अगर देखा जाए, नेक्स्ट हानि अगर देखिए अगली, तो वो है आर्थिक विकास की दर में कमी। अगला है आर्थिक विकास की दर में कमी। बात करते हैं कि सर आर्थिक विकास किसे कहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, हमने आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि देखी थी, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि देखी। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि किसको कहते हैं। तो अगर देखा जाए, है ना, तो आर्थिक विकास अगर देखा जाए या वृद्धि देखी जाए, तो हमने देखा कि जब किसी देश में उसकी आय बढ़े, उस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़े, उस देश की शिक्षा का स्तर बढ़े, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़े, है ना, तो जब ये सारी सुविधाएं बढ़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक विकास। तो जब इन्फ्लेशन होगा, जब मूल्य वृद्धि होगी, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी, श्रमिक वर्ग को नुकसान होगा, बचतों की कीमतों में कमी आएगी, मुद्रा के मूल्य में कमी आएगी, तो इन सबके कारण हमारी जो आर्थिक विकास की दर है वो ऑब्वियसली कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कम। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर मूल्य वृद्धि की जो हानियाँ हैं, मूल्य वृद्धि के जो नुकसान हैं, इन्फ्लेशन की जो डिसएडवांटेज है, उनके बारे में चर्चा की। हमने देखा फर्स्ट नुकसान है मुद्रा के मूल्यों में कमी, दूसरा देखा कम वस्तुएं खरीद पाना, पहले की तुलना में अब हम जो है कम वस्तुएं खरीद पाएंगे। तीसरा हमने देखा कि श्रमिक जो वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उस वर्ग को भी क्या होगी, हानि होगी। जो बचत हम कर रहे हैं, जो सेविंग कर रहे हैं, उसके मूल्यों में भी क्या होगी, कमी होगी। और जो हमारी भारत की जो आर्थिक विकास दर है, आर्थिक वृद्धि दर है, उसमें भी क्या आएगी, समय के साथ साथ कमी आएगी, उसमें भी समय के साथ साथ परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार हमने मूल्य वृद्धि के जो नुकसान है, जो हानियाँ हैं, उनको कंप्लीट किया। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखें आगे, हमने मूल्य वृद्धि की हानियाँ देखी। अब हम बात करेंगे मूल्य वृद्धि के प्रकार के बारे में, कि मूल्य वृद्धि के प्रकार कितने हैं, है ना, किस प्रकार इसको विभाजित किया जाता है। तो सामान्यतः अगर देखा जाए, जनरली अगर देखा जाए, तो मूल्य वृद्धि के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मांग आधारित और दूसरी होती है लागत आधारित मूल्य वृद्धि। पहली है मांग आधारित मूल्य वृद्धि और दूसरी है लागत आधारित। मांग आधारित मूल्य वृद्धि को हम डिमांड, है ना, डिमांड रिलेटेड मूल्य वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, डिमांड रिलेटेड। और इसको हम कहते हैं कॉस्ट रिलेटेड। क्या कहते हैं इसको, कॉस्ट रिलेटेड। कॉस्ट क्या होती है मैंने आपको पहले समझाया था, लागत क्या होती है, क्लियर। अब बात करते हैं कि मांग आधारित मूल्य वृद्धि क्या होती है और लागत आधारित मूल्य वृद्धि क्या होती है। तो देखें कि एक्चुअली होता क्या है, इन वर्ड्स को एक बार छोड़ दें यहीं पे, पहले इस चीज़ को समझे। ये अगर समझ में आ गया तो ये सारा समझ में। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, 2 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट होता है कुल मांग और दूसरी होती है कुल पूर्ति। 2 फैक्टर है हमारी अर्थव्यवस्था में, पहला है कुल मांग और दूसरा है कुल पूर्ति। कुल मांग किसको कहते हैं, है ना, कि जैसे हमने जब फर्स्ट क्लास ली थी इकोनॉमिक्स की, तो हमने देखा कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी होती है, व्यक्ति की असीमित होती है। कैसी होती है, असीमित, है ना, अनलिमिटेड होती है नीड्स। तो जब आवश्यकताएं असीमित हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं को मार्केट से खरीदते हैं। जैसे आपकी आवश्यकता है खाना है, आपकी आवश्यकता है, माना आपको कुछ स्टेशनरी खरीदनी है, आपकी नीड है ना, और आपकी आवश्यकता है कुछ कपड़े खरीदने आपके लिए, तो ये आपकी क्या होगी, आवश्यकताएं होगी। अब आप उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं, और मार्केट से सारी चीज़ें खरीदते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मार्केट गए, आपने मार्केट से माना 100 रुपीज़ में आपने फूड पैक करा दिया, खाना पैक करा दिया 100 रुपीज़ में, ठीक। कोई अच्छा सा क्रिस्पी खाना आपको पसंद था, आप लेके आ गए मार्केट से,
कितने रुपए लगे? 100। ठीक, उसके बाद आप स्टेशनरी लेने गए, आपकी स्टेशनरी की नीड थी, है ना, जो किताबें हैं उनकी नीड थी, जरूरत थी, वो लेके आए आपको, माना उसका खर्च हुआ आपका 500 रुपये। और आप कपड़े लेने गए, कपड़े की आवश्यकता थी, कपड़े लेने गए, उसके आप खर्च हुआ माना 1000 रुपये। क्लियर? तो आपने क्या किया, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का, है ना, खर्च खरीदा, अलग प्रकार वस्तुओं को खरीदा, आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुओं को। तो मांग किसको कहते हैं? बात आती है मांग की। जब वस्तुओं और सेवाओं पर जो किया गया कुल खर्च होता है उसको हम क्या कहते हैं? मांग। जैसे आपकी मांग थी 3 वस्तुओं की, आपकी मांग थी 3 वस्तुओं की, खाना, बुक्स और कपड़े, 3 वस्तुओं की मांग थी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि गिन नहीं सकते। जैसे हमने तो यहाँ 1 2 3 कर दिया, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम गिन नहीं पाते। तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इस मांग को नापने के लिए, इस डिमांड को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस मांग को पूरा करने के लिए आप जितना पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं, है ना, जैसे आपने 500 रुपये बुक्स पर खर्च किए, 100 रुपये आपने खाने पर खर्च किए और 1000 रुपये आपने कपड़ों पर खर्च किए, कितने हो गए? 1600 रुपये। कितने हो गए? 1600 रुपये। तो इस प्रकार जो आपका खर्च हुआ वो खर्च किसको बताता है? आपकी कुल मांग को। यानी आपकी कुल मांग कितनी है? 1600 रुपये के बराबर। कितनी मांग है? कुल मांग, आपकी डिमांड कितनी है? 1600 रुपये के बराबर। तो एक अर्थव्यवस्था में, ये तो सिर्फ हमने आपकी ही बात की, तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूरे देश के स्तर पर, पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर जितने भी लोग हैं, जो जितने भी डिमांड कर रहे हैं, है ना, उस मांग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उस मांग को कैसे परिभाषित करेंगे कि अर्थव्यवस्था में व्यक्ति जितना खर्च करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए हम जितना खर्च करते हैं, जितना रुपया, है ना, उस खर्च का अगर कुल योग देखें तो वो किसके बराबर होगा? कुल मांग के बराबर। किसके बराबर होगा? अर्थव्यवस्था में कुल मांग के बराबर, अर्थात टोटल डिमांड के बराबर, ओवरऑल डिमांड के बराबर, है ना। तो वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया कुल खर्च क्या कहलाता है? कुल मांग कहलाता है। क्लियर है? अब आपने तो मांग कर दी, तो आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा भी तो होगा, पूरी भी तो किया आपने पैसा खर्च करके, तो पूर्ति क्या होती? तो जो व्यक्ति, एक अर्थव्यवस्था में जितना भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, एक इकोनॉमी में जितनी भी वस्तुएं बन रही है, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उन सभी वस्तुओं का अगर टोटल कर दे तो वो क्या कहलाएगी? अर्थव्यवस्था की कुल पूर्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कुल पूर्ति। मांग तो हमने समझा कि जितना हम खर्च करने के लिए तैयार है अर्थव्यवस्था में, है ना, उस खर्च का कुल योग अगर देखा जाए तो वो क्या होता है? कुल मांग होती है। बात कर रहे हैं कुल पूर्ति की, कि जो मांग है उनको पूरा करने वाले जो संसाधन है ना, तो कितनी अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन हो रहा है उस पूरे उत्पादन को हम क्या कहते हैं? कुल पूर्ति। अब एक्चुअली होता क्या है, इस मांग में और इस पूर्ति में, इस डिमांड में और इस सप्लाई में असंतुलन जब होगा, अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है? असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस होता है। कभी मांग ज़्यादा हो जाती है तो पूर्ति कम होती है, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तो उस वस्तु की डिमांड करते हैं लेकिन कंपनी उतना नहीं बना पाती। तो ऐसी स्थिति में मांग तो अधिक और पूर्ति कम। और कभी कभी क्या होता है, मांग तो कम होती है, पूर्ति ज़्यादा हो जाती है, यानी लोग तो डिमांड कम करते हैं पूरी इकोनॉमी में, है ना। अर्थव्यवस्था के स्तर पर सोचना है, आपको बड़े स्तर पर सोचना है, पूरे देश के स्तर पर। यानी देश में जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मांग कर रहे हैं और सप्लाई कम हो रही है, पूर्ति कम हो रही है, तब भी असंतुलन होगा। और जब सप्लाई नहीं, मांग तो कम है और सप्लाई ज़्यादा है, वस्तुएं ज़्यादा उत्पादित हो रही है, तब भी क्या होगा? इसमें इम्बैलेंस होगा, असंतुलन होगा। तो इस असंतुलन के कारण क्या होता है? वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आता है। क्या आता है? परिवर्तन। अब परिवर्तन कैसे आता है? ये तो है माना डिमांड, जिसको हम क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग। और ये है आपका सप्लाई, जिसको हम पूर्ति कहते हैं। अब एग्जाम्पल देता हूँ, एक नई सी घड़ी आई है, नई एक घड़ी लॉन्च हुई है, नई एक वॉच लॉन्च हुई है इंडिया में, ठीक। और उस वॉच जब नई नई आई है तो इस कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने स्टार्टिंग में इसके 20 प्रोडक्ट बनाए। कितने भी यूनिट बनाए इस घड़ी के? 20 यूनिट बनाए। यानी उत्पादन कितना किया? कुल उत्पादन इस फैक्ट्री ने 20 यूनिट उत्पादन किया घड़ी का। लेकिन जब नया नया कोई चीज़ आती है, नई प्रोडक्ट आता है, तो उसकी मांग ऑब्वियसली कितनी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं हम, माना 100 व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार है, तो मांग कितनी होगी उसकी? 100 व्यक्ति। मांग कितनी व्यक्ति कर रहे हैं? 100 व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसकी पूर्ति कितनी हो रही है? केवल 20। यानी डिमांड तो क्या हो गई? ज़्यादा, और सप्लाई क्या हो गई? कम। डिमांड जब ज़्यादा है, मांग जब ज़्यादा है और उसकी पूर्ति कम है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? ये कंपनी वाला ये 120 घड़ियाँ हैं वो किसको देगा? ऐसे 20 व्यक्तियों को देगा जो उस वस्तु की कीमत सबसे ज़्यादा देंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। तो ऐसे व्यक्ति को देगा जो जो कीमत जो है सबसे ज़्यादा देगा, ज़्यादा पैसा देगा इसका। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब मांग अधिक होती है और जब पूर्ति कम होती है,
है ना। जब मांग अधिक होती है और पूर्ति कम हो तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। वस्तुओं की जो कीमतें हैं उसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया छोटा सा, है ना। तो ऐसे अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुएं होती है, बहुत सारा उत्पादन होता है। जब उत्पादन कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी मांग करें, जब उत्पादन कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी मांग करें, तो उस उत्पादक तो क्या करते हैं, उसको वस्तु को बनाने वाले वो व्यक्ति क्या करते हैं, उस वस्तु की कीमतों में वृद्धि कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वृद्धि। अब जब कीमत में वृद्धि हो जाएगी, उसको सिर्फ 20 व्यक्ति ही खरीद पाएंगे, जिसके पास पैसा होगा वही खरीदेगा, है ना। तो ऐसे क्या होता है, इस असंतुलन के कारण डिमांड और मांग और पूर्ति में क्या हो रहा है, असंतुलन हो रहा है। और इस असंतुलन के कारण वस्तुओं की कीमतों में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसको क्या हम क्या कहेंगे, मूल्य वृद्धि कहेंगे। और जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण डिमांड एंड सप्लाई में जो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इस मांग में वृद्धि के कारण, किसमें वृद्धि हो रही है, इस मांग में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में किसकी वृद्धि हो रही है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। मांग में परिवर्तन के कारण मूल्य वृद्धि हो रही है। और जब मांग के कारण मूल्य में वृद्धि होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मांग आधारित मूल्य वृद्धि कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हम, मांग आधारित मूल्य। बात समझ में आ गई आपको। हमने देखा यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला देखा कि 100 वस्तुएं, उसकी 100 व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन उत्पादन 20 वस्तु ही हो रही है, 20 वस्तुएं ही बन पा रही है, तो उसकी कीमतों में ऑब्वियसली क्या होगा, वृद्धि होगी। तो ये वृद्धि किसके कारण हो रही है, इस मांग में वृद्धि के, किसके कारण हो रही है, मांग में वृद्धि के कारण। तो मांग के कारण जो वृद्धि होती है, वस्तुओं की कीमतों में जो मूल्य वृद्धि होती है, वो किसको क्या कहते हैं, मांग आधारित मूल्य वृद्धि कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं लागत आधारित मूल्य वृद्धि। तो लागत क्या है, देखें, लागत मैंने बताया कि इस वस्तु को, किसी वस्तु को बनाने में जितना खर्च आता है उसको उसकी लागत कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। तो माना समय के साथ साथ क्या होता है, लागतों में परिवर्तन आता रहता है, इसकी कॉस्ट जो है कंटिन्यू बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि श्रमिकों की जो है, जो दर है, श्रमिकों को जो मजदूरी देते हैं वो बढ़ रही है, पूंजी का ब्याज बढ़ रहा है ना। तो इस प्रकार जो वस्तु का उत्पादन है वो अधिक कीमतों पर होगा, तो लागत क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। जब लागत बढ़ती है तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी लागत बढ़ने पर, जब लागत बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो कीमत है, उसको वस्तु को बनाने की जो कीमत है वो बढ़ रही है, उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी लागत अर्थात कीमत बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ती है। कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, सर कीमत बढ़ रही है तो भी मांग बढ़ रही है। देखिए, कुछ जरूरी वस्तुएं होती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे रोटी है, कपड़ा है ना। तो ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत के लिए आवश्यक है, उनकी चाहे लागत बढ़ो नहीं बढ़ो, मांग तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। क्योंकि जनसंख्या में भी परिवर्तन हो रहा है, अधिक जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली ऐसी वस्तुओं की मांग तो बढ़ती जाती है ना। जो खाने की वस्तुएं हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिनकी लागत बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ती। तो जब लागत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, अर्थात उसकी कीमतों में परिवर्तन आया। मांग बढ़ रही है, मांग तो अलग कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन उसकी लागत भी बढ़ रही है, कीमतों में भी क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, कीमतों में वृद्धि हो रही है। उस कीमत में वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, मूल्य वृद्धि। अब ये मूल्य वृद्धि किसके कारण हो रही है, लागत के कारण। किसके कारण हो रही है, लागत के कारण। तो ऐसी मूल्य वृद्धि को हम लागत आधारित मूल्य वृद्धि कहते हैं। ऐसी मूल्य वृद्धि को हम कॉस्ट जनरेटेड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने मूल्य वृद्धि के दोनों प्रकार यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।